नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए के 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आपको पहले पता होगा कि कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ में जो भी विश्वविद्यालय की परीक्षा लिखित होती है, जैसे जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे और मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप, बीयू झांसी, MJPRU, महाराजा सुहेल देव, इन सभी में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। जियोग्राफी बीए 3rd सेमेस्टर में आपको इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना होता है, यानी कि आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना होता है। इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले 2-3 वर्षों में आए हुए हैं, उनको मैंने इसमें समाहित किया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, सभी चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ सरल शब्दों में आपकी खोपड़ी तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करें। बहुत ही बारीकी के साथ लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। यही क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाली बात ध्यान रखेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में, ठीक है, 3rd सेमेस्टर में। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, पारिस्थितिकी जो होता है उसको और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में डिफरेंस होता है। पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहा जाता है अंग्रेजी में, और पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का अध्ययन इकोलॉजी नाम का विषय करता है, यानी इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है और इकोसिस्टम एक क्षेत्र होता है जहां पर तमाम प्रकार के जीव जंतु, तमाम प्रकार की वनस्पतियां एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अपना संपूर्ण जीवन यापन करते हैं। कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम में 2 घटक पाए जाते हैं, एक होते वनस्पतियां, एक होती हैं आपके जंतु जीव। यानी कि आप देखते भौतिक और अभौतिक घटक जो होते हैं आपस में क्रिया करके अपना जो है अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसी पूरे के पूरे एरिया को या पूरे के पूरे इसी सिस्टमेटिकल जो क्रियाएं होती हैं, इसी अंतरक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि झील एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है। झील एक पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसे ही जंगल में जो वन होता है वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है। ऐसे ही महासागर, ठीक है, ऐसे ही तालाब, ऐसे ही एक बगीचा। तो जहाँ पर भी जीवों और प्रजातियों की कई एक प्रकार से प्रजातियां विद्यमान हो, साथ में एक दूसरे को प्रभावित भी करती हूँ, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, एक दूसरे से अंतर क्रियाएं करती हूँ। वनस्पतियां जंतुओं से और जंतुएं वनस्पतियों से, वनस्पतियां वनस्पतियों से, जंतु से, एक दूसरे से लोग एक प्रकार से कोरिलेट हो, एक दूसरे को प्रभावित करते हो, एक दूसरे से प्रभावित होते हो। ऐसे पूरे के पूरे तंत्र को बेटा इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। बोलो आपके दिमाग तक बातें गई कि नहीं गई? एक बार कमेंट करके जरूर बताना बेटा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है। तबाही मचा देंगे आप सभी लोग अब की बार। 2 छींक आ गई, इसका मतलब क्या है? आपके समझ में आ गया। एक आधी तो अभी हम सोचते हैं कि भाई फिर से बता दें, समझ में नहीं आया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं अब। तो भैया पारिस्थितिकी तंत्र का हुए और पारिस्थितिकी का हुए यानी इकोलॉजी। जौने माँ ये पूरा सिस्टमवा जो बतायन है, पूरे सिस्टमों का अध्ययन की जाए जौन विषय करे, वही विषय का इकोलॉजी कहा जाता है। बस इतना समझो। और पर्यावरण का हुए, परिआवरण, परि माने परितः चौतरफा और आवरण माने होते कबर, घेरे होना, ठीक है। यानी जवन हमें चौतरफा घेरे है, हमसे प्रभावित हुआ है, हमें प्रभावित करत है। जैसे हमें काव चारों तरफ से घेरे है, प्रकाश घेरे है, हवा घेरे ही, तमाम प्रकार का जो है वनस्पतियां हमको घेरे हुए हैं, इनसे हम प्रभावित। पर्यावरण के 2 घटक, भौतिक और अभौतिक। भौतिक जो हमको दिखता है, अभौतिक जो हमको नहीं दिखता है, ठीक है, यह बात ध्यान रखें। या जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक जो एक प्रकार जिसमें जीवन होता है, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे प्रकाश, जल, मृदा, खनिज, लवण, ये सब आपके कौन से होते हैं? ये सब बेटा आपके होते हैं जो है अजैविक घटक। जैविक घटक कौन से हो गए? जैसे जीव जंतु, इससे वनस्पतियां हो गई, तमाम सारे एक प्रकार से वनस्पतियां, जीव जंतु, ठीक है, ये सब आपके जैविक घटक हो गए। तो पर्यावरण 2 घटकों से मिलकर के बनता है, जैविक और अजैविक, जो कि हमको प्रभावित करते हैं, हमसे प्रभावित भी होते हैं, ठीक है।
जैसे हमसे तापमान प्रभावित होता है, जैसे हम देखते हैं तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं तो तमाम गैसों का उत्सर्जन, जैसे कि CFC निकलती है उससे ओजोन परत नष्ट हो रही है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नकुना से निकल रही, नाक से निकल रही, तो उससे क्या हो रहा है, वातावरण गर्म हो रहा है। ठीक है, हम लोग या महिलाएं चूल्हा पे खाना बनाती हैं, उससे कौन सी गैस निकलती है, कंडा जब जलाते हैं बढ़िया, इस समय तो अगियार धुईंहरा तमाम सबके घरे जलाए हुए कौरा तापत हो वो, तो उससे यानी कि अलाव जिसको बोलते हैं, उससे जो धुआं निकलता है उसमें कौन सी गैस ज़्यादा होती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। धुआं काहे ऊपरे उठ के भागत है, जान तो काहे भागत है, काहे से एक प्रकार से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो हवा से हल्की होती है, और जो भी गैस बेटा हवा से हल्की होगी वो ऊपर भागेगी। आप देखेंगे उसमें जैसे आजकल शादी ब्याह हुई, इससे पहले शादी ब्याह तमाम आपने देख कर क्या होगा, एक मिलिया रहती है, भुटकी जिसको कहते हैं, भुटकी, ठीक है, घड़ा जिसको कहते हैं, वही रहता है टेढ़ा टेढ़ा। जयमाल सिस्टमों में जब दुल्हा दुल्हन जात है, लागत है इंद्र और कोनो मतलब बड़ी अप्सरा जा रही है साथ में, मतलब दूल्हा दुल्हन को, और नीचे से जो है वही धुआं जो है निकलता है। अब उस धुएं में एक प्रकार से जो गैस रहती है वह वायु से बहुत ज़्यादा वजन में ज़्यादा होती है, इस वजह से वो नॉर्मली वायु से जब वजन में ज़्यादा होती है तो नीचे बैठती है, वो ऊपर नहीं उठती। स्वर्ग वगैरह की शूटिंग जो होती है धुआं वाली, वो उसी गैस के द्वारा करी जाती है। वो घड़ा से धुआं निकलता रहेगा, बढ़िया से कुछ डाल देंगे तत्व, और उसके बाद में नीचे नीचे बढ़िया एकदम स्वर्ग बन जाएगा, लगेगा कि भैया यहाँ परी के बियाह हुए थे कोनो। ठीक है, इस तरीके का माहौल। तो ये सब एक प्रकार से तो गर्म हवाएं हल्की होती हैं, ठंडी हवाएं जो होती हैं उनका वजन ज़्यादा होता है। जो हवाएं या जो गैस वायु से ज़्यादा वजन होती है वो नीचे रहेगी, जो जिसका वजन कम होगा वायु से वो ऊपर उठेगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस है। CFC गैस, हम फ्रिज चलाते हैं, AC चलाते हैं, ठीक है, इन सबसे कौन सी गैस निकलती है, इन सबसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। इससे क्या हो रहा है बेटा, इससे एक प्रकार से जो है ओजोन परत का नुकसान हो रहा है, ओजोन परत क्षीण हो रही है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो बेसिकली यही सब होता है निश्चित तौर पर, यानी आपको मैंने इतना देर में बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, तो आपको लग गया होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट इज़ द बेस्ट यूट्यूब चैनल, और आपको बहुत ही आपकी अपनी भाषा में बहुत ही सरल तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। जियोग्राफी जैसा टफेस्ट सब्जेक्ट जो बहुत कठिन लगता है आपको, उसको आपकी अपनी भाषा में चुटकियों में समझाने का प्रयास अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब पर करता है BA के क्षेत्र में, तो वह है शुक्ला स्टडी पॉइंट के आपके चहीते शुक्ला सर। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें बेटा और शेयर जरूर करें, और बता दें सभी को कि शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है वो ऐसे ही नहीं एक प्रकार से विख्यात हो गया है, इसने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आ चुका बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय मतलब होता है क्या मतलब है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल का, अच्छा जैवमंडल क्या है, जैवमंडल का एक छोटा सा नमूना होता है पारिस्थितिकी तंत्र। जैवमंडल में 3 मंडल शामिल है। जैवमंडल में देखें बेटा, जैवमंडल में आपका स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और आपका वायुमंडल, इन तीनों को अगर मिला लेंगे, यानी कि जल मंडल प्लस वायुमंडल और प्लस स्थल मंडल, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं जैवमंडल। ठीक है, अच्छा जैसे कि अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, जैसे स्थल मंडल में मान लेते हैं घास पारिस्थितिकी, या जैसे वन हो गया, वन है, अब वन एक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो वन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जैवमंडल का एक छोटा सा नमूना, यानी कि देखो जैवमंडल के 3 भाग, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और स्थल मंडल का एक भाग वन पारिस्थितिकी, तो ये क्या हो गया, ये पारिस्थितिकी हो गया। ठीक है, ये पारिस्थितिकी हो गया बेटा। जब ये पारिस्थितिकी हो गया तो ये एक प्रकार से वन पारिस्थितिकी, इसमें एक तमाम वनस्पतियां, तमाम जीव जंतु रहते जंगल में, तो ये एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र है। और इसी का अध्ययन एक प्रकार से क्या कौन करता है, इसी का अध्ययन बेटा किसके अंतर्गत क्या आता है, इसी का अध्ययन जो है इकोलॉजी करता है। ठीक है, और इन सभी का अध्ययन, जैवमंडल का अध्ययन क्या कौन करता है, पर्यावरण करता है, यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह एक प्रकार से जियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर। ऐसे जल मंडल में जैसे एक झील हो गई या महासागर हो गया, झील हो गया, तो झील भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। वायुमंडल में आपका जैसे कि क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल में कोई एक परत हो गई, उसमें तमाम जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, तो वो भी एक मंडल के रूप में आता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के नमूने हो गए। तो अब आपको समझ में आ गया पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो इस तरीके से आप बता भी सकते हैं। तो जैवमंडल का एक छोटा सा नमूना होता है, एक सैंपल होता है, अर्थात कई पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला करके एक जैवमंडल बनता है। यानी जब जैसे कि जंगल, वन पारिस्थितिक तंत्र, महासागर पारिस्थितिक तंत्र और आप वायुमंडल, इन सभी को मिला लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका क्या, जैवमंडल बन जाएगा। वास्तव में इकोसिस्टम किसी एक छोटे या बड़े स्थान के, छोटा स्थान भी हो सकता है बेटा और स्थान बड़ा भी हो सकता है। महासागर बड़ा होगा, वन बड़ा होगा, ठीक है, झील छोटा होगा,
तालाब छोटा होगा तो किसी एक छोटे या बड़े स्थान के सभी जीव जंतुओं, यानी जितने भी जीव जंतु हैं जिसमें जीवन है, उसके भौतिक पर्यावरण के सम्मिश्रण का योग को कहते हैं। भौतिक सम्मिश्रण मतलब कि जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जबकि जैवमंडल संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवधारियों व उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग को कहते हैं, यानी कि सभी जीवधारियों और उसका जो भौतिक पर्यावरण है उसके सभी को मिला ले तब जाकर के जैवमंडल बनता है, जिसमें आपका जलमंडल, वायुमंडल सब कुछ आपका शामिल होता है, स्थलमंडल, ठीक है। उदाहरण अर्थ, कोई झील, झील ऐसी जलराशि होती है बेटा जिसका पानी रुका हुआ होता है। महासागर का पानी जो है उसमें लहरें आती हैं, हालांकि लहरें कहीं बह करके जाती नहीं, लहरें उठती हैं फिर पीछे गिर करके चली जाती हैं। उठने को ज्वार, गिरने को भाटा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर झील जो होता है, तालाब का पानी भी रुका हुआ होता है, तालाब छोटा होता है, झील का पानी रुका हुआ होता है। नदियों पर जब बांध बनाते हैं तो उन्हीं के पानी से झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। या फिर ज्वालामुखीता की क्रिया हुई, ज्वालामुखीता की क्रिया के बाद में जो ज्वालामुखी जिस गड्ढे से निकलता है वो गड्ढा से बहुत बड़ा हो जाता है तो उसी गड्ढे को काल्डेरा कहते हैं, या उसी को एक प्रकार से क्रेटर कहा जाता है। तो जब एक प्रकार से बहुत लंबा समय बीत जाता है, बहुत समय के बाद में, लगभग हजारों वर्ष बाद में क्या होता है, वो गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है। उसी गड्ढे में क्या होता है, जब बरसात का पानी भर जाता है तो वह भी झील का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से नदियाँ जब विसर्ग के रूप में बहती हैं इस तरीके से, तब भी बीच बीच में कभी कभी क्या होता है, एक नदी आई, इधर से बह करके निकल गई, इधर का पानी से बीच में आकर के भर गया, ठीक है। यहाँ पर भी झील का निर्माण होगा। इसी झील को गोखुर झील भी कहा जाता है, गऊ के खुर के समान होता है। तो इस तरीके से नाना प्रकार की चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। जियोग्राफी आज से पहले इतना बारीकी के साथ, इतना सरल शब्दों में आपने नहीं पढ़ा होगा। एक वीडियो देखो, काम खलास जाकर के पेपर देकर के आओ, प्रोफेसर आपकी इतना अच्छा जबरदस्त तरीके से एक क्लास में आपको इतना रिवीजन नहीं करवा पाएंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन आपने देखा होगा आपकी क्लास वगैरह में किस तरीके की पढ़ाई होती है, मैं जानता हूं बहुत बारीकी के साथ, ठीक है। चले, तो कोई झील जो रुका हुआ पानी होता है एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिससे जल की विभिन्न गहराइयों में विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे कि जल में तमाम प्रकार के जीव जल की विभिन्न प्रकृति या भौतिक पर्यावरण के साथ तालमेल रखते हुए क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अब ये मत कहिएगा कि जो गुरुजी आपने बताया एक छींक आ गई तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं, क्लियर। चले, तो उदाहरणार्थ कोई झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है बेटा जिसमें जल की तमाम गहराइयों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीव रहते हैं, तमाम प्रकार के शैवाल वगैरह रहते हैं, आपस में तालमेल बैठा करके और एक प्रकार से जीवित रहते, क्रियाशील रहते, यही पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसी तंत्र के अध्ययन को बेटा क्या कहते हैं, इसी तंत्र के अध्ययन को इकोलॉजी मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा निम्नलिखित विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है, जिसमें एजी टांसले, जिन्होंने सबसे पहले इसका शब्द का प्रयोग किया, वो आते हैं। एजी टांसले कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तत्व मतलब जो दिखाए पड़े, जगह छुई पाओ, वह भौतिक होते हैं। भौतिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रकार है, विशिष्ट माने एक अलग प्रकार, जबरदस्त प्रकार, और उनकी रचना जैविक माने जिसमें जीव रहता है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं रहता, जैविक और अजैविक घटकों से होती। जैविक घटक जैसे वनस्पति हो गई, आपकी जीव जंतु हो गई, वो सब जैविक हो गए, और अजैविक में जैसे आपका प्रकाश हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है, जल हो गया, तापमान हो गया, लवणता हो गई, आर्द्रता हो गई, ये सब आपकी क्या है बेटा, ये सब आपकी अजैविक घटक होते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चले, यह अपेक्षाकृत स्थिर, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है स्थिर होता है, ठीक है, समस्थिति में होता है, या खुला तंत्र होता है, तथा विभिन्न आकार और विभिन्न किस्मों का होता है, कई वैरायटी का होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, स्थित होता है मतलब अस्थायी होता है, और एक प्रकार से ये समस्थिति भी इसकी ठीक ठाक होती है, मतलब ये ज़्यादा एक प्रकार से भंग वंग नहीं होता जल्दी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये तंत्र एकदम से एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं दोनों। चले, तब तक R.L. लिंडमैन ने कहा कि हम भी परिभाषा देंगे, हम हुक फेमस हो एक है। टांसले महोदय फेमस हो चुके थे चूंकि ये परिभाषा देकर के, तब तक कि लिंडमैन महोदय कहते कि रुको टांसले जी, हम तुमसे कम नहीं हैं, हम भी बताएंगे। कहाँ, बोलो बेटा, तुम भी बताओ। कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिणाम में, किसी भी स्थान, किसी भी समय इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित होता है। यहाँ पर एक शब्द इन्होंने इनसे अलग जोड़ा, वो है रासायनिक, यानी कि केमिकल। अब रासायनिक चीज़ें क्या होती है, जैसे कि मान लेते हैं लवणता है, यानी कि जो रासायनिक क्रिया के द्वारा, रासायनिक क्रिया होती है ना, जैसे कि फलाने तत्व कैसे जल को
नमक से मिला दिया तो बन गया आपका नाइट्रोजन, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, या ऐसे और चीज़ें बन गई। क्लियर? तो इस तरीके से इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके हम जल बना देते हैं, ठीक है, H2O। ऐसे ही तो भौतिक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं, या रासायनिक तत्व, भौतिक तत्व और जैविक, ये तीन प्रक्रम मिल करके तब एक तंत्र बनाते हैं, वही तंत्र होता है ये, ठीक है। तो टांसलर ने कहा कि अरे प्रभु लिंडमैन साहब, आपने तो एक शब्द बढ़िया लगा दिया, रासायनिक शब्द। कहा हाँ बिल्कुल लगाए हैं। कहीं ठीक है, चलो आगे बढ़ो, हो गए तोहरो परिभाषा, तू फेमस होई आवाज से, हमारे साथे तोहरो नाम आज से किताबी में लिखा जाए। कहीं चलो आगे बढ़ो, बस हो गए, 2 जन के परिभाषा याद कर लो, बहुत है, दुनिया भर के जो है आल्हा माठा नहीं लिखे है। चलो अगला क्वेश्चन आएगा भैया, फटाफट से आप देखो। प्रश्न आ चुका, पारिस्थितिकी तंत्र के आजीवीय घटकों का उल्लेख। आजीवी मतलब कि आ माने होते नहीं, जीवीय मतलब जिसमें जीव ना हुए, यानी कि ऐसा घटक या ऐसा एक प्रकार से तत्व जिसमें जीवन ना हो, वही होता आजीविकीय घटक। आजीवीय घटकों के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्जीव वातावरण आता है जिसमें जीव नहीं रहता, जो विभिन्न प्रकार के जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है, यानी जीवन नहीं रहता लेकिन प्रभावित जरूर करता है। आजीविकीय घटक या आजीविक घटक या आजीवीय घटकों को अधोलिखित 3 भागों में, यानी नीचे, अधो माने नीचे लिखा हुआ है, 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है जलवायवीय घटक, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा है बेटा कार्बनिक पदार्थ या घटक, ठीक है। देखिए जलवायवीय पदार्थ जैसे कि इसके अंतर्गत वे सभी तत्व आते हैं जो जलवायु की संरचना करते हैं, जलवायु के निर्माण में उपयोगी होते हैं। जैसे जलवायु क्या बनाते हैं, जैसे तापमान, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, तापमान में परिवर्तन हो, वायु की आर्द्रता में परिवर्तन हो, जल में परिवर्तन हो, ठीक है, जल की लवणता में परिवर्तन हो, जल का स्तर घटे बढ़े, यही सब क्या होता है, यही सब जलवायु परिवर्तन होता है, बड़े लंबे समय के बाद में होता है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो जलवायु की संरचना एक प्रकार से जो करते हैं, जैसे तापमान, वायु, आर्द्रता और जल, ये एक प्रकार से क्या होते हैं, ये एक आजीविकीय घटक। अब तापमान में जीवन होता है, नहीं होता तापमान में जीवन, ठीक है, वायु में, आर्द्रता में जल। अब ये मत कहिएगा जल ही जीवन है, वायु ही प्राण वायु कही जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप में वायु में एक प्राण होते हैं, वो देवता वाला मान लीजिए कि भाई जल के देवता वरुण जो है जल के देवता है, और जो है वायु के देवता पवन जी हैं, तापमान के देवता सूर्य भगवान हैं, तो ऐसे में तो भाई उनमें जीवन आ जाएगा। लेकिन एक जियोग्राफी की भाषा में अगर आप देखेंगे तो इसमें जीवन नहीं होता है, ये निर्जीव होते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक जो कार्बन से युक्त नहीं होते, जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन हो गया, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% विद्यमान है, ठीक है, कैल्शियम हो गया जिससे आपके दांत, आपकी हड्डियां बनती हैं, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस कैल्शियम के मिक्सचर से बेसिकली दांत और हड्डियां बनती हैं, जल हो गया आपका, वायु, गैसें तमाम सारी, ये सब घटक जो है अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इन सब के वातावरण में अपने चक्र होते हैं और ये प्रभावित करते रहते हैं जीवीय घटकों को। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ या घटक, इस वर्ग में वे पदार्थ आते हैं जो जीवीय अंश को अजीवीय अंश से संबंधित करते हैं, जैसे कि प्रोटीन। अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है, वसा, क्लियर। अब प्रोटीन जो होता है मनुष्य के शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है, ऊतक, कोशिकाओं, इन सभी का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है, लिपिड्स भी एक प्रकार चिकना रखता है या फिर और तमाम चीज़ें करता है, तो इस तरीके से ऊर्जा भी देता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये जलवायवीय घटक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, ये पारिस्थितिक तंत्र के आजीविकीय घटकों में शामिल है। लिख दीजिएगा, लघु उत्तरीय में प्रश्न बहुत आराम से इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझा रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे ज़बरदस्त आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा। परीक्षा के एक दिन पहले अगर आप ऐसे पढ़ाई कर ले अगर, तो आप टॉप भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लिखेंगे तो। अगला प्रश्न, जैविक घटक, यही सब क्वेश्चंस आप कहेंगे। जैविक घटक क्या हुए, जैविक घटक में समस्त जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें जीवन रहता है, जिसमें आपके पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु और पादप, पादप माने जो वनस्पतियाँ हैं, जैसे घास फूस, तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ, आजगंद, गिरझारा, तमाम प्रकार की चीज़ें, ठीक है। जंतु मतलब कि जीव जंतु, छोटे छोटे बड़े बड़े सब कुछ समुदाय के साथ साथ रहते, एक साथ रहते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से परस्पर संबंधित होते हैं, यानी कि जैसे कि आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते, आपस में इंटर रिलेशनशिप रखते हैं। लिंडमैन कहते हैं कि लिंडमैन ने 1942 में अपनी संकल्पना प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवों के परस्पर माने कि तनी तू हमें देखो तनी हम तुहका देखी, मतलब जितना वनस्पतियाँ
जंतु से रिलेटेड है या संबंधित है, वतने वनस्पति वश, यानी 50-50% के प्यार है दोनों में। ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी वही कहा जाता है परस्पर। परस्पर का मतलब यक्कई चीज होता है कि तनी मतलब कि जितना हम तुम्हें चाहित है उतने तू हमें चाहो, तो होते परस्पर। जितना हम तुम पे आश्रित हन उतने आप हम पे आश्रित हो जाओ, वह होते परस्पर आश्रित या अन्योन आश्रित का संबंध, जिसको आप कहते हैं अन्योन आश्रित का संबंध बेटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो विभिन्न प्रकार के जीवों के परस्पर संबंधों का आधार भोजन होता है। भोजन के द्वारा एक जंतु एक पादप पर डिपेंड होता है। एक पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वो डिपेंड होता है वायु पर, वो डिपेंड होता है तापमान पर, वो डिपेंड करता है जल पर बेटा। इस तरीके से जैविक और अजैविक घटक के बीच में भी संबंध हो जाता है। यानी भोजन को आधार बना करके ही दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक उसकी पोषक संरचना को दर्शाते हैं। पोषण संबंधों की दृष्टि से जैविक घटकों को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग जैसे कि घास। ठीक है, घास क्या होती बेटा? घास जो होती है ये एक प्रकार से अपना, जैसे कि कोई वनस्पति है तो ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। ऐसे तत्व जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो होते हैं उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है इनकी पत्तियों में, इस वजह से ये एक प्रकार से क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। एक होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। एक होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता। इस तरीके से देखिए, अब घास हो गई, घास को कौन खाएगा? मान लेते हैं घास को एक प्रकार से कोई बकरी है वो खा रही है। ठीक है, घास को बकरी खा रही है, तो बकरी क्या हो गई बेटा? बकरी जो हो गई, देखिए घास हो गया उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक हो गया, या उत्पादक कह ले घास। ठीक है, घास को कौन खाया? बकरी खाया। बकरी क्या हो गई? बकरी क्या है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता एक उपभोग कर रही है, खा रही है, तो ये बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। इसी को फूड चेन भी कहते हैं, खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। अब बकरी जो है, जो कि शाकाहारी है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है बेटा वो शाकाहारी होता है। ठीक है, दूसरी बात, फिर उसके बाद बकरी को कौन खाएगा? बकरी को मान लेते हैं मनुष्य ने खा लिया। बकरी को किसने खा लिया? मनुष्य ने खा लिया बेटा। ठीक है, बकरी को किसने खा लिया? मनुष्य ने खा लिया। अब एक प्रकार से मनुष्य ने खा लिया, किसी भेड़िया ने खा लिया, कुछ भी किसी ने खा लिया, तो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी भी होता है। ठीक है, यानी बकरी को किसने खाया? मनुष्य ने खाया, तो मनुष्य क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, यानी कि यह एक प्रकार से मांसाहारी हो गया। अब मनुष्य को किसने खा लिया? मान लेते कोई बाघ था, बाघ ने मनुष्य को खा लिया। ठीक है, अब बाघ या चीता जो हो जाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा यही फूड चेन है, यही खाद्य श्रृंखला है। और तीसरा जो यहाँ पर आता है अपघटक। अपघटक का हुए, जैसे कि जो परजीवी होते हैं, परजीवी मतलब जो छोटे छोटे महीन महीन बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो होते हैं यही अपघटक होते हैं। तो अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता, ये 3 चीज मिलकर के पूरा फूड श्रृंखला बनाते हैं, खाद्य चेन बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जिसमें उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में शाकाहारी, द्वितीयक में मांसाहारी, तृतीयक में सर्वाहारी शामिल होते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। या तृतीयक में केवल मांसाहारी हो सकते हैं, द्वितीयक में सर्वाहारी शामिल हो सकते हैं, जो घास भी खा लेंगे। जैसे मनुष्य जो होगा आपका वो एक प्रकार से मांस भी खा लेगा और घास भी खा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों को हमसे जुड़ना है या PDF प्राप्त करनी है, इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं आप मात्र 100 रुपीज़ प्राप्त करते हैं। 91 61 93 60 62 पर SMS करें। 4th सेमेस्टर की क्लास भी आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में दी जाएगी। ठीक है, तो 100 रुपये इसके लिए आपको देने पड़ेंगे पहले 3rd सेमेस्टर के लिए। अभी उसके अंदर जनवरी में क्लास आपकी लॉन्च की जाएगी 4th सेमेस्टर की, तो तुरंत आपको उसी ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा बेटा। ठीक है, आपके लिए बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। सभी सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा। आपका कोई भी सब्जेक्ट, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, सबका आपको मिल जाएगा। जिनका को करिकुलर का इनका हो चुका है 1-2 पेपर, तो घबराए ना कि हमारा पेपर हो चुका हम क्यों लें। आप ले लें, 4th सेमेस्टर अपना मजबूत कर लें। ठीक है, आप कोर्स लेंगे, आपका बेनिफिट्स होगा, तो जल्दी से जुड़े। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। ठीक है, मात्र 100 रुपये में अगर इतना सारा सब्जेक्ट दिया जा रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें ये व्यक्ति जब आकर के कमेंट में या फिर मेरे पास SMS करके कहते हो कि मेरे पास 100 रुपये नहीं, तो मुझको दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है, मुझे दुख भी होता है और कष्ट भी बहुत ज़्यादा होता है कि आज के ज़माने में
आज के युग में किसी बच्चे के पास में केवल मतलब 100 रुपये नहीं होते हैं, आप 3,000 रुपये का या लगभग 2,500 रुपये का एडमिशन करवाते हो एक सेमेस्टर का। ठीक है, एक सेमेस्टर का एडमिशन आपका फीस कितना है कॉलेज में? लगभग 250 रुपये है, मतलब कि 2,500 रुपये है। ठीक है, 2,500 रुपये का एडमिशन आप करवाए। ठीक है, लगभग आपका 400 से 500 रुपये की आपकी पुस्तक आती है। ठीक है, बीए की अगर नहीं खरीदते तो भी आपकी लगभग 300 से 400 रुपये सीरीज में आपके लग जाएंगे। कोई भी नोट्स आप खरीदेंगे तो आपको लगभग 300 रुपये में इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह मतलब फिर सीरीज मिलेगी। लेकिन जब आपके लिए व्यवस्था करी जा रही है मात्र 100 रुपीज़ में, तो उसको आपको देने में बड़ा कष्ट होता है। आप कहते हैं गुरुजी जो है हम जो हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, मतलब कि तमाम प्रकार के कमेंट आए मेरे पास, मतलब कि वो नीचे आप शिक्षा को व्यापार बना दिए। 100 रुपया लेकर के मैंने कौन सा व्यापार बना दिया ये बताओ? एक आध दो बच्चों कमेंट है, सब बाकी लगभग कम से कम मुझसे जुड़ चुके हैं, मतलब कि 1500-1600 बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक आध दो बच्चों के जो मतलब कि आए हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ कि मतलब कि ऐसे क्यों होता है। या बहुत सारे बच्चे इस समय है कि एसएमएस करते हैं, मैंने नंबर दे दिया, नंबर पर जब इससे उनसे कि भाई हमको कोर्स लेना है, हाँ ठीक है कोर्स लीजिए, आप बताइए। 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। ऐसे में आप बच्चे आते हैं गुरुजी 70 रुपये ले लो, 80 रुपये ले लो। अरे ठीक है, ये कौन सी बात हुई? इसमें मोल भाव करेंगे तो थोड़ा कष्ट होता है कि भाई देखो आपके लिए इतने, मैंने वैसे भी नॉर्मल प्राइस कर दी। मैंने एप्लीकेशन बनवाया, उसमें लगभग 20,000 रुपये मैंने खर्च किए एप्लीकेशन बनवाने में, और उसकी मेंटेनेंस में लगभग 10,000 रुपये, लगभग 30-40 हज़ार रुपये उसमें मैंने खर्च किया था। लेकिन वहाँ पर मैंने क्यों नहीं पढ़ाया? चूँकि वहाँ पर क्या था, 6% चार्ज अलग से, GST प्लस में अलग से, इसके अलावा यानी 18 + 6 आपकी 22-24% आपका, यानी मान लेते हैं अगर एक कोर्स के लिए कम से कम मिनिमम प्राइस रखनी पड़ती मुझे, वो 300 या 200 रुपये रखनी पड़ती बीए के क्षेत्र में एक सब्जेक्ट के लिए। इस वजह से मैंने जो है एप्लीकेशन में पढ़ाना ही मतलब कि छोड़ ही दिया, वहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ। इसी वजह से यूट्यूब पर आकर के पढ़ाता हूँ ताकि हर एक बच्चा पढ़ पाए, गरीब से गरीब बच्चा पढ़ पाए। और जब 100 रुपये में व्यवस्था कर देगी तो क्या मतलब है फिर उसमें? आपको तो ये सोचना नहीं, आप किसी दूसरे से भी पेटीएम करवा सकते हो। मैंने भी कह दिया कि भाई किसी दूसरे से सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, चले बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूं, तो कोई ये नहीं कि आप अगर हमारा कोर्स लेंगे तभी पास होंगे। यूट्यूब पर अगर आप हमसे एक वीडियो देख करके जाएं तब भी आप पास हो जाएंगे, कोर्स लेंगे तब तो आप और अच्छा पास होंगे। वहां पर चूंकि आपका आगे भविष्य आपका क्लियर होगा और अच्छे तरीके की चीज़ें मिलेंगी, नोट्स PDF मिल जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप लेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो एक प्रकार से थोड़ा सा अच्छी बात और होगी। ठीक है, मतलब लेंगे तब भी ठीक है, नहीं लेंगे तो भी ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी सारे बच्चे जिनको जुड़ना होता है वो जुड़ जाते हैं, जिनको एक प्रकार से बकैती करनी होती है बस वो एक प्रकार से बकैती करते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न अजैविक घटक। अजैविक घटक मैंने आपको बता ही दिया, तो ये हो गया आपके पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले समस्त अजैविक पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। ये पदार्थ निरंतर जैविक और अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार के निर्जीव वातावरण के तत्व जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। संरचना की दृष्टि से अजैविक पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आगे देखते हैं भौतिक पर्यावरण क्या होता है बेटा। भौतिक पर्यावरण प्रश्न आ सकता है, भौतिक पर्यावरण क्या होता है? देखिए, भौतिक पर्यावरण से अभिप्राय या मतलब भौतिक कारकों से होता है जिनमें पर्यावरण के वायुमंडलीय तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ये सब एक प्रकार से आपके भौतिक पर्यावरण में आते हैं। ऐसे ही स्थल तत्व जैसे कि धरातलीय स्वरूप हो गया, मृदा है, शैल है, खनिज तत्व हैं। ठीक है, जलीय तत्व में आपका जलराशियाँ हैं, सागरीय जल है, धरातलीय जल है। ठीक है, भूमिगत यानी भूमि के अंदर वाला जल है। ये सब स्थितिजात तत्व होते हैं, तो इन सभी को सम्मिलित किया जाता है भौतिक पर्यावरण में। इन कारकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक वातावरण के तत्व, प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं और प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों में। ठीक है, ये समस्त कारक समेकित रूप से भौतिक पर्यावरण के रूप में निर्माण करते हैं, भौतिक पर्यावरण के रूप में देखा जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है। देखिए, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है। कल्चरल इन्वायरमेंट भौतिक कारकों में परिवर्तन, संशोधन अथवा पारिष्करण करके मानव सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। इन्हीं भौतिक कारकों में जब मनुष्य अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का प्रयोग करके क्या करता है, अपनी बुद्धि और दिमाग का प्रयोग करके बेटा वो एक प्रकार से जब चीज़ों को कन्वर्ट करता है, बदलता है, अपने ज्ञान के टैलेंट पर उसको चेंज करता है इस भौतिक घटकों में, तो क्या होता है, संशोधन करता है, उसका पारिष्करण करता है, उसको और अच्छा बनाता है, तो वही सांस्कृतिक पर्यावरण हो जाता है। आज भूमंडल का अधिकांश भाग सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है, मतलब होता जा रहा है, क्योंकि मानव अपनी प्रौद्योगिकी और तकनीकी के ज्ञान के आधार पर लगभग सब जगह पहुंच चुका है। चांद पर पहुंच चुका है, आप देखते हैं मंगल पर पहुंच चुका है। ऐसे ही आप देखते हैं दुनिया के तमाम प्रकार के जगहों पर जहां पर मनुष्य का जीवन संभव नहीं, वहां तक जाकर के पहुंच चुका है। जहां पर गर्मी थी वहां पर ठंडी का एरिया बना सकते हैं, जहां पर ठंडी है वहां पर गर्मी कर सकते हैं, जहां पर बरसात नहीं थी बरसात भी करवा सकते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें हो सकी। अथवा
अपनी उपस्थिति की छाप छोड़ दी है। भौतिक वातावरण की भांति सांस्कृतिक पर्यावरण के भी 3 अंग सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, प्रक्रियाएं और सांस्कृतिक वातावरण, ये सब इसके तत्व होते हैं। जैसे भौतिक पर्यावरण में आपके होते हैं, ऐसे ही सांस्कृतिक पर्यावरण में भी तत्व होते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण जो होता है भौतिक पर्यावरण से 2 कदम आगे की एक प्रकार से सिचुएशन होती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है? देखें, संतुलन माने होते तालमेल। पारिस्थितिकी मतलब जब पारिस्थितिकी माँ या इकोसिस्टम माँ या इकोलॉजी माँ तालमेल हो जाए, संतुलन बैठा रहे बढ़िया से, कोनो दिक्कत ना हो, तो वह होते पारिस्थितिकी संतुलन। प्राकृतिक पर्यावरण के सभी घटक मतलब जैविक अजैविक इन सभी घटकों में या के अपने मौलिक स्वरूप होते हैं। सबका अपना स्ट्रक्चर होता है, सबका गुण अपना होता है, सबका गुण अलग अलग होता है, सबका धर्म अलग होता है, सबके काम अलग होते हैं, सबका अनुपात जो होता है अलग होता है। तो सबके बहुत मतलब कि घटकों के अपने मौलिक स्वरूप, गुणधर्म व अनुपात में सभी बने रहते हैं और स्थिति मतलब कि बने रहने की स्थिति पारिस्थितिकी संतुलन कहलाती है। यानी कि जब एक प्रकार से जैसे जिसकी क्वालिटी जो थी, जिसका स्वरूप जो था, जिस घटक का स्वरूप जैसा था वैसा ही बना रहे, वैसा ही एक प्रकार से तालमेल बना रहे, तो वही पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजमेंट ना हो। जब तक इसमें बाह्य संतुलन ना हो, संतुलन की दशा बनी रहती। बाह्य मतलब कि बाह्य प्रभाव ना पड़े या बाह्य कारक एक प्रकार से इसमें ना आ जाए, तब तक संतुलन बना रहता है। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी या मनुष्य या कोई भी ऐसी चीज़ जा करके उस पर जो है डिस्टर्ब करता, तो वो चीज़ें चेंजमेंट होने लगती है, तभी पर्यावरण का जो तालमेल है, पारिस्थितिकी का तालमेल है, वो बिगड़ने लगता है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से किसी घटक के अनुपात या गुणवत्ता में ह्रास होने पर स्वचालित प्राकृतिक क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न होती है एवं पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। आज पारिस्थितिकी असंतुलन मानव के द्वारा प्रकृति में किए गए अत्यधिक हस्तक्षेप का परिणाम है। आज जैसे मानव जो होता है, नदियाँ अपनी दिशा में बह रही हैं, अब उस पर जाकर के बांध बना दिया, उससे बिजली निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा जो नदी के जब जल गिरता है उसकी गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उसको चेंज कर रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, उस पर नदियों का जल जब रोका जा रहा है तो वहाँ पर झील का निर्माण हो जा रहा है, पूरे एरिया में जल भर जा रहा है। पूरे एरिया में जब जल भर जाएगा बेटा, तो जितनी वनस्पतियाँ होंगी सब नष्ट हो जाएंगी, आसपास के जितने जीव जंतु होंगे सब मर जाएंगे, वहाँ पर जो आदमी रहेंगे वो सब आदमी का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही विस्थापन कहलाता है। ऐसे बहुत लंबे लंबे मतलब किए नहीं तो 4-4, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर एरिया पूरी की पूरी जल भराव की समस्या से उत्पन्न होती है जब बांध बनता है किसी पर। बांध ये छोटा मोटा बांध नहीं होता है, बांध खोल दे पूरा का पूरा एरिया बह जाए भाई। ठीक है, अभी नेपाल वाला बांध में पानी छोड़ दे, पूरा पूरा भारत जो है जलमग्न हो जाएगा। अब की उसके पहले वाला जो बरखा था उसमें आया था, यहाँ पर पूरा पानी भर गया था हमारे इधर बाजार उजार के उधर। ठीक है, जबकि हमारे इधर कभी पानी नहीं आता जीवन में। मतलब मैंने पहली बार देखा था कि भाई पानी सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे पड़ा हुआ था और पूरा जो नवाबगंज एरिया था इधर गोंडा में, वो पूरा का पूरा जो है अयोध्या के किनारे वाला पूरा एरिया सब भरा हुआ था, जलमग्न था। सरयू नदी में इतना पानी आ गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लोग अपन अपन भैंस जो थी, एक नंदनी नगर कॉलेज पढ़ता है, बृजभूषण सिंह का कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, मतलब कि अपने आप में यूनिवर्सिटी फेल हो जाती है उसके आगे, नंदनी नगर कॉलेज के आगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, कॉलेज बड़ा ज़बरदस्त कॉलेज है। पढ़ाई की बात में मैं नहीं कर सकता, पढ़ाई वढ़ाई होती है कि नहीं होती है, लेकिन कॉलेज बड़ा नंबर 1 का है। देखेंगे बाहर से यहाँ शुरू करेंगे भाई, मोटरसाइकिल चलाते जाओ या फिर किसी से भी जाओ आप, बस चलती है, ट्रेन जाती है, नंदनी देखते चले जाओ आप, इतनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ठीक है, छोटे छोटे बड़ा से बड़ा स्कूल उसमें खुला हुआ है। तो वो नंदनी नगर जो है उसमें एक प्रकार से आप देखते हैं कि जो है उसमें लोग भैंस अपनी जा करके बांध रहे थे। ऐसी सिचुएशन आ गई थी उस समय, बाढ़ का पानी। तो ये सब एक प्रकार से इसी वजह से होता है। तो यही संतुलन जो होता है बिगड़ने से तमाम प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। मनुष्य ने जब जबरदस्ती इन चीज़ों पर ऐसा किया है, मतलब कि अपने टेक्नोलॉजी के दम पर। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रबंधन क्या है? जैसे कि यही जब पर्यावरण में असंतुलन हो जाता है, इसी को तालमेल करना ही मतलब मैनेजमेंट करना इसको, ताकि पर्यावरण दिक्कत में ना आए, पर्यावरण की क्वालिटी घटे ना, पर्यावरण एक प्रकार सुचारू रूप से चलता रहे, वही पर्यावरण प्रबंधन होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट होता है। डॉक्टर R.L. सिंह कहते हैं तथा डॉक्टर सबिंदर सिंह कहते हैं कि भूपटल पर स्वस्थ जीवन की वृद्धि के लिए पर्यावरण गुणता यानी पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसको कायम रखना, ताकि जो भूपटल पर जो है जीवन की वृद्धि हो सके, जीवन अच्छे तरीके से सुचारू रूप से जिया जा सके, ऐसी गुणवत्ता पर्यावरण में लाई जाए या उसी गुणवत्ता को कायम रखा जाए जिससे मनुष्य का जीवन एक ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़े, वही पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है। डेनिस मीडोज कहते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन
की संकल्पना सामान्यतः ऐसे पर्यावरण मॉडल से संबंधित है जो यह सुनिश्चित करता है बेटा कि पूंजी कैपिटल वार्षिक कृषि निवेश यानी कि वार्षिक कृषि निवेश भूमि विकास में वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में वृद्धि होगी। परंतु दूसरी ओर पर्यावरण प्रबंधन तथा मॉडल इन सभी कारकों की महत्वपूर्ण सीमितताओं, आने वाली चुनौतियों, समस्याओं के निराकरण की नीतियों को समाहित रखता है। यानी पर्यावरण प्रबंधन जहां एक तरफ मनुष्य जो है खाद्य आपूर्ति के लिए तमाम प्रकार के नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए साधनों का प्रयोग करता है, वहीं पर्यावरण प्रबंधन जो होता है इनके साथ साथ पर्यावरण की गुणवत्ता, पर्यावरण से उसको ह्रास ना हो, पर्यावरण को उससे हानि ना हो, जिस तमाम प्रकार के मनुष्य जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है उसका प्रयोग करता है, मतलब उसका प्रयास करता है पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है, ये बताया मेडोज ने, डेनिस मेडोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ई वेस्ट क्या है? ई माने क्या होता है भाई? ई वेस्ट क्या होता है? तो ऐसे जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट माने होता है कचड़ा, कूड़ा कबाड़। कहते नहीं कि तू हमारा टाइम वेस्ट कर दियो आज। ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट कर दियो। वेस्ट माने क्या होते हैं? वो बेस्ट नहीं, BEST वाला बेस्ट नहीं। बेस्ट माने तो वो तो होते बेस्ट कि बहुत अच्छा देखत हो, बहुत अच्छा लागत हो आज। ठीक है, बड़ी नीक लागे लू, तो वो जो होता है वो वाला नीक नहीं। इसका मतलब वेस्ट का मतलब होता है कूड़ा कबाड़, मलबा, कचड़ा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि टीवी, मोबाइल के कैबिनेट, चार्जर के वो सब जितना हुआ था तमाम कूड़ा कबाड़, यह सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हुए। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ई वेस्ट कहते हैं। चूँकि हम लोगों का सरल चीज़ पढ़े का आदत है, जैसे कि आप सबका है कि गुरुजी किताब ना पढ़े पड़े, किताब से नीचे अब नोट सीरीजियों ना पढ़े पड़े गुरुजी, तो शुक्ला गुरुजी आएंगे, चल अब एक वीडियो लो, काम तमाम खल्लास। तो यहो देख हम परेशानी अब होती। कुछ लड़के हमसे कमेंट करके फ़ोन करके कहीं गुरुदियो कौन यस वीडियो बनाओ कि जमन ये रहा है कि बिना पढ़े पास कैसे किन जाए, तुक्का कैसे लगावा जाए। हम कहा बिल्कुल बनाई भैया, पब्लिक डिमांड है तो बनावे पड़े, तो बनाए वीडियो कि बिना पढ़े पास कैसे किया जाए। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, लेकिन वास्तव में मैं कहूँगा बिना पढ़े पास होने का तरीका बस यही है, कर ही करावे भंजे सोई उमा मरम जाने कोई वही भगवान है आपके साथ है आई जाए। और एग्जामिनर पास कर दे, कहा चलो लड़के को पास कर दो, फेल ना करो, तब भाई पास हो बिना पढ़े। बाकी कोनो चारा है वह नहीं। चारा यह है कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करके, लेकिन जितना तुक्का लगावे में आप दिमाग लगेबो उतना अगर दिमाग में पढ़े में लगा लो तो काहे तुक्के लगावे पड़ी। वैसे ट्रिक हम बताए थे तुक्का लगाओ पढ़ेगा कि कौन ना पढ़े रहो तब वो, ऐसे कोई प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरी में आ गया, आप नहीं पढ़े हो किसी चीज़ का तो क्या लिखोगे? कारण पूछा गया किसी चीज़ का तो क्या लिखोगे? सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण। हेडिंग क्या पड़ेगी? पहला सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा धार्मिक कारण। उसी में लिख दो जो मन हो अपना बना करके, नंबर मिल जाएगा, नंबर मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं, तो गोपनीय बात बता रहा हूँ, रील मत बनाना इसकी। ठीक है, एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक एक चीज़ को पढ़ता है। एक आध दो पन्ना शुरुआत का पढ़ लेता है, बाकी कितना कॉपी रहते चेक करने गए नंबर दो, हटाओ, चलो निकलो, नंबर पास। बिया कापी ना क्यों रीचेक करवावत है, सब बिया है खत्तिर बिया अधिकतर लड़के पढ़ते हैं। मतलब लोग कहते हैं ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। ठीक है, तो बीए कर रहा है लड़का, अलग कहीं नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई बाहर नौकरी कर रहा है। ठीक है, तो तमाम बच्चे हैं बीए कर रहे हैं, कोई नौकरी अपने प्रमोशन के लिए कर रहा है बीए की तैयारी। तो ऐसे में उनको क्या पड़ी है कि हमारा 2 नंबर 10 नंबर कम आ गया, ज़्यादा आ गया, हमको क्या ज़रूरत है रीचेक करवाने की? कोई मतलब नहीं, कोई नहीं चेक करवाता। तो एग्जामिनर को भी टेंशन मुक्त रहते हैं। ठीक है, तो ई वेस्ट माने का होता है इलेक्ट्रॉनिक कचड़ा, बेकार हो चुके पुरानी शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नगरीय अपशिष्ट का बड़ा भाग है। अपशिष्ट माने एक कूड़ा कबाड़ का भाग है, नगरों में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। इन्हें ही ई वेस्ट कहते हैं। इनमें कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, बैटरी, लैपटॉप, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, चिप, फ्लॉपी, CD, DVD, कैलकुलेटर, ये सब शामिल हैं। विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों की समस्या अधिक भयावह है, इससे मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। अच्छा, इसी को ई वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक ठोस अपशिष्ट या कहते हैं। ठोस अपशिष्ट क्या है? ठोस माने होता है सॉलिड, तो ठोस, अपशिष्ट माने मलबा, पदार्थ माने पदार्थ। ठीक है, पदार्थ माने पदार्थ, तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ पूछा जाए तब वो यहाँ लिख देबो, तब वो आपका नंबर मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा भैया, मृदा अपर्दन। मृदा माने माटी, मिट्टी, अपर्दन माने होते कट के बही जाए या हवा के द्वारा उड़ के अलग चली जाए।
तो माटी अगर कट के बहे तो का हुए, लोग मेड़बंदी काहे करते किसान लोग। आपो में से बहुत जने धान बैठाए होबो, बहुत जने गेहूँ बैठाए होबो, मेड़ बांधे होबो कि हमार मेढ़िया से जो है खदिया बाहर ना चली जाए। आपने खाद डाला, बढ़िया यूरिया डाला, डाई अमोनियम सल्फेट डाल दिया, मोनो जिंक डाल दिया, ठीक है, या कुछ भी डाल दिया जो भी आपके पास है, आपने सब कुछ डाला, आपने घुरखदिया डाल दी, ठीक है, जैविक खाद, आपने सनई वनई बो दिया था, उसकी खाद पड़ गई है। अब चूंकि आपका जो ऊपर वाली मोटाई है खेत की, उसमें उर्वरक क्षमता बढ़िया से बनी हुई है, खेत में दबुआ फसल हो रही है, लेकिन का हुए कि खूब वर्षा हुए, मेढ़ी उढ़ी तहार मुँद जाए तो का हो जे पानी बहे लागे। पानी जब बहे बेटा, खेतवा के परतिया जो ऊपरा के है, जितना मलबा जितना रस रहा है, वो सब रस जैसे भंवरा एक कली का रस चूस लेकर के उड़ जाता है, ऐसे वो जो बाढ़ का पानी होता है आपके खेत की उर्वरा शक्ति को एक प्रकार से छीन करके ले जा करके कहीं नदियों में, तालाबों में, किसी दूसरे खेत में गिरा दिए थे। अब ऐसे में का हुए, तड़फबो ऐसे, तो यह चीज का हुए, अपर्दन हुए। अपर्दन, अपर माने होते ऊपर के, और दन माने होते कटके बही जाए एक साथ है, जो काटिस वह अपर्दन होएगा। कहने का मतलब ये होता है कि अपर्दन दो तीन चीज़ों से होता है, जैसे कि हवा के द्वारा। हवा इतना तेज चले, वैसे आपके एरिया में हवा नहीं चलत इतना तेज है, राजस्थान में चलत थी कि भाई उनके खेत है तो मतलब हवा पूरा उड़ जे, बाल को स्तूप बन गई। जल के द्वारा अपर्दन काफ़ी मात्रा में इधर देखने को मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऊपर की परत, यानी कि अपक्षय क्या होता है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़ाए थे ना सबका, अपक्षय अपर्दन का हुआ है। अपक्षय यानी जब कोनो पाथर हुए, वह पाथर पे जल आवे और टकराए, वो पाथर टूट जाए लेकिन हुआ से डोले ना, पाथर चिटिक जाए, वो हुए अपक्षय। लेकिन वह जला, वह पनिया वका ढकेलत को दूर लेके चला जाए भैया, तो यानी वो का हुआ, वो जल अपने बेग के द्वारा उस पत्थर को तोड़ करके और बहा करके साथ में ले जा रहा है। ये प्रक्रिया बेटा अपर्दन कहलाती है। यानी जिसने तोड़ा वो बहा करके भी ले जा रही है, वो प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। तो मृदा को काट करके बहा करके जब कोई चीज ले जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता क्षीण होती है, वही मृदा का अपर्दन होता है। ये बेटा ध्यान रखेंगे। और अपर्दन और अपक्षय मिलाए लो तो का बन जे, अपर्दन अपक्षय मिलाए लो तो बन जाए बेटा अनच्छादन। का बन जे, अनच्छादन। और मान ली थे नदीवा का जला बहुत तेज जा रहा है, पत्थर का बहाए लेके जात है, लेकिन फिर नदी के जल कभो न कभो ठंडाए, नदीवा की बहावे करे हरदम डाउन हुए, जे उड़त है तो नीचे गिरत है जल दिन। तो जब लेके जाए तो जब धीरे हुए तो पाथर रुक जाए, पाथर का छोड़ दे नदी और आगे बढ़ जाए धीरे धीरे। तो छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण या निक्षेपण कहा जाता है। तो ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला इतने सरल भाषा में। मृदा माने माटी, अपर्दन माने कट करके बहना, मृदा का कट करके बहना ही मृदा अपर्दन होता है। इससे उर्वरक क्षमता क्षीण होती है, मिट्टी बंजर में परिवर्तित हो जाती है, मरुभूमि में बदल जाती है। प्रकृति की शक्तियों के द्वारा मृदा का इतनी तेजी से निष्कासित किया जाना कि विभिन्न मृदा रचने वाली प्रक्रियाएं उनकी पूर्ति न कर पाए, मृदा अपर्दन कहलाती है। दूसरे शब्दों में मृदा अपर्दन का तात्पर्य जल और वायु के द्वारा मृदा के विनाश एवं क्षय मतलब कि क्षरण से संबंधित होता है। मृदा की एक ऐसी 1 सेंटीमीटर परत जो कि 200 से 300 सेंटीमीटर की वर्षा के लंबे समय में बनती है, ठीक है, वह भारी वर्षा या धूल भरे तूफान के द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मृदा का तीव्र गति से विनाश हो जाता है, परंतु उसका निर्माण लंबे समय में होता है। कोई मिट्टी उर्वरक वैसे नहीं बन जाती, बड़ी लंबी प्रक्रिया के द्वारा बनती है। इसी कारण से मृदा का रक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो मृदा का क्षरण इसी तरीके से हो रहा है। अब अगला प्रश्न आ चुका है यहीं पर, मृदा क्षय क्या है। अच्छा, इसी मृदा क्षरण के द्वारा या मृदा अपर्दन के द्वारा एक क्रिया आती है, एक और टर्म आता है मरुस्थलीकरण। मरु माने मरी हुई, स्थल माने भूमि और करण माने प्रक्रिया। यानी मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक जो उर्वरक भूमि है वो मरी हुई भूमि में यानी अनउर्वर भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। इसी होने की प्रक्रिया, मरुभूमि में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया, उर्वरक भूमि का अनउर्वर भूमि में बदलने की प्रक्रिया ही मरुस्थलीकरण कहलाती है। यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मृदा क्षय क्या है, मिट्टी की उत्पादक क्षमता में क्रमिक माने लगातार, ह्रास माने जो है घटोत्तरी, और समापन यानी कि उसका जो उर्वरक क्षमता है वो क्षीण होती जाए, उसी को मृदा क्षय कहते हैं। मिट्टी की क्षमता में इस प्रकार का ह्रास प्रायः एक या कई तत्वों के विनष्ट हो जाने से हो जाता है। जब किसी भूमि पर एक विशेष प्रकार की फसल जो कुछ
निश्चित तत्वों का शोषण करती है, लगातार उगाई जाती है। यानी कि एक खेत में लगातार एक ही फसल बोओगे तो आपका खेत निपस हो जाएगा, अनुर्वर हो जाएगा। तो जान लो भैया, जे किसानी करत हो, एक फसल नहीं बोक चाहिए, हरदम बदल बदल के फसल बोइबो तब बढ़िया चले। जैसे कि एक साल गन्ना बोए दो, दूसरे साल वही तम्बाकू बैठाई दो, तीसरे साल गेहूँ बैठाई दो, फिर वही धान बैठाई दो। ये तरीके से बढ़िया तरीके से हुई, ठीक है। वहाँ की मिट्टी का वह विशेष तत्व इतने तीव्र गति से समाप्त हो जाता है कि ना तो उसकी प्राकृतिक ढंग से उसकी पूर्ति हो पाती, ना ही कृत्रिम ढंग से, चाहे जितना डाई अमोनिया सल्फेट डालो कोनो फर्क ना पड़े, पुनः पूर्ति उसकी नहीं हो पाती है। इस कारण मिट्टी निर्माण और विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का संतुलन भंग हो जाता है। मिट्टी की इस अवस्था को ही मृदा क्षय या मृदा समापन कहा जाता है, ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है? मरुस्थलीकरण कह सकते हैं आप। अगला प्रश्न, ठोस अपशिष्ट क्या है? मैंने आपको समझाया था, मानव के द्वारा उपयोग के उपरांत पर्याप्त ठोस पदार्थ, पर्याप्त मतलब कि जौन कोनो काम का नहीं है, खराब ठोस पदार्थ को ठोस अपशिष्ट कहते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के डिब्बे हो गए, बोतल, पानी पियो, बढ़िया बिस्लरी पानी पियो, बड़े शौक से पानी पिए थे बिस्लरी के, ढक्कन खोलिन भर से मारिन बिस्लरी पानी ऊपर से पीन, बस में गए तो 20 रुपया नहीं देखिन जुड़ते पानी खर्च के दीन। 20 रुपया का एक बोतल पानी, 1 लीटर पानी खरीद के पी के उस शान से तू पैर पे पैर दे के हिलावत हो जूता अपन कैंपस गए, तो आप सोचो आप इतना बड़ा मूर्ख के है? क्यों नहीं है? लेकिन मजबूरी है, पानी पीना पड़ेगा। 200 किलोमीटर का सफर है, कैसे कटिए? ठीक है, कोनो बात नहीं, पानी पिया करो, क्लियर। तो पानी पीना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब पानी पियो डब्बा का करो, डब्बा उठाए के वही बस में तो फेंक के चलाओ, या डब्बा उठाए के बस से बहरे रोडे फेंक दियो। वो रोडे डब्बा प्लास्टिक का, चूंकि प्लास्टिक कबो खत्म ही नहीं हुआ, वह ठोस अपशिष्ट होगा। ऐसे तमाम प्रकार के चीज, डिब्बा, बोतल, कांच का सामान, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के सामान, निर्माण सामग्री तमाम, ये सब सम्मिलित होती हैं। दैनिक माने कि रोज के रोज दैनिक जीवन में उपयोग के बाद फेंके जाने वाले ठोस पदार्थों को कूड़ा करकट, कचरा, उच्चशिष्ट व ठोस अपशिष्ट के नाम से पुकारा जाता है। फेफलिन तथा ईगल्स महोदय कहते हैं कि किसी भी तरह का ठोस पदार्थ जो लंबे समय तक उपयोगी नहीं होने के कारण से छोड़ दिया जाता है, साथ ही साथ जैविक या अजैविक स्वरूप में वो होता है, उसी को ठोस अपशिष्ट कहते हैं। जैविक या अजैविक रूप में, चाहे वो जीवित अवस्था में हो चाहे अजीविक अवस्था में हो, ठीक है, वही एक प्रकार से आपका ठोस पदार्थ होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, वायु प्रदूषण से आपका क्या आशय है? आपका क्या आशय है? किताबी का आशय नहीं पूछत कि बर्टन रसल काउ कहीं नहीं, और जो है भूगोलवेत्ता जो है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल काउ कहीं नहीं, ठीक है, आपसे पूछत है, डीपली पूछत है, आपसे जाना चाहत है एग्जामिनर कि कोहो फलाने तू बीए करत हो, और बीए करे के अलावा और कोनो काम धंधा करत हो कि नहीं करत हो, उसे नहीं मतलब है। लेकिन अगर बीए करत हो बबुआ तो ई नहीं जानते हो कि वायु प्रदूषण का हुए। यही लिए एग्जामिनर पूछा चाहत है कि हर बच्चा जाने कि वायु प्रदूषण का हुए, और हमहू करी थे वायु प्रदूषण, यह का बतावे वो मन की कैसे करी थे, मनुष्य के द्वारा किस तरीके से वायु प्रदूषण में एक प्रकार से योगदान दिया जाता है। इसीलिए पूछ रहा है वो आपसे, किताबी भाषा नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। किससे? आपसे। आप विद्वान हो, आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, तो आपसे न पूछिए तो एक अनपढ़ से पूछा जाए कि वायु प्रदूषण का हुए, आप से पूछा जाए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो उसको, ठीक है। तबाही मचा करके आना बेटा कल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीवमंडल का आधार वायु प्रकृति की अनुपम देन है, यानी जो वायु मिली है हमको क्या है? प्रकृति की अनुपम देन है। प्राण वायु कहा जाता है। वायु जो है एक प्रकार से अगर वायु रुक जाती है तो आप जो है मुश्किल से 10 मिनट तक आप जीवित, या 10 मिनट क्या लगभग 5 मिनट के अंदर आपका देहांत हो जाएगा, ठीक है। जो सर्वत्र व्याप्त है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर करता है। वायु में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है।
प्राणी और पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, जिसे हरे पौधे ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करती है उसको पौधे खींचते हैं, पौधे उसको लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। और इसलिए एक संतुलित चक्र चलता रहता है। किंतु इस संतुलन में उस समय व्यतिक्रम आ जाता है जब उद्योगों का बढ़ोतरी होती है, वाहन तमाम सारे चलते हैं और तमाम अन्य घरेलू उपयोगों से निकलता हुआ धुआं, अन्य सूक्ष्म कण जब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं और यह एक प्रकार से मतलब कि वायु में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है। विभिन्न प्रकार के रसायनों से उत्पन्न विषैली गैस, धूल के कण, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि वायु में प्रवेश कर इसे स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि समस्त जीव जगत के लिए हानिकारक बना देते हैं। वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो संस्था जो नापती है कि भाई क्या है, कैसे कानपुर की वायु, दिल्ली की वायु, इन सभी में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कमियां आ गई हैं, ठीक है। यही वायु प्रदूषण वायुमंडलीय प्रदूषण कहलाता है। जैसा कि मैक्सवेल ने लिखा है कि हमारे वायुमंडल का अत्यधिक दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा और जीवन के लिए संकट बन गया है, जिसके फलस्वरूप पौधे एवं अन्य जीवों का विषैली धूल और धुआं से प्रदूषित क्षेत्रों में विनाश हो रहा है। चाहे वो पौधों की अगर बात की जाए, चाहे एक प्रकार से मनुष्यों की बात की जाए, चाहे छोटे मोटे जीव जंतुओं की बात की जाए, अगर ऐसे ही वायु का प्रदूषण होता रहा, वायु की क्वालिटी में घटोत्तरी होती रही बेटा, तो मनुष्य का जीवन भी नष्ट हो सकता है, सभी का जीवन नष्ट हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर ही मनुष्य डिपेंड है और वही एक प्रकार से रहता है। अब कौन कौन कारण से वायु प्रदूषण हुआ था यह जान लियो, परीक्षा में प्रश्न आएगा। देखिए, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों को बताएं। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं जो वृद्धि करते हैं। पहला है उद्योगों का अत्यधिक विकास और उससे निकलता हुआ विषैला पदार्थ और गैस, जो धुआं निकलता चिमनियों से, या वायु प्रदूषण तो छोड़ो, उद्योगों से जो एक प्रकार से मलबा निकलता है उसका मलबे की पाइप जो है नदियों में बहा देते हैं, इससे जल प्रदूषण भी होता है। उससे जो फैक्ट्री से जो एक प्रकार से धुआं निकलता है उससे वातावरण प्रदूषित होता है। साथ ही में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। रेडिएशन जो उत्पन्न होती है उससे एक प्रकार से रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। वाहनों के प्रयोग से तमाम देख तो टैक्सी से लेकर तमाम प्रकार के जो है कार, दुनिया भर का सब चीज़ चले लाग है, ठीक है। मोटर कार तमाम अत्याधुनिक वृद्धि इससे होती है और मतलब कि इससे जो धुआं निकलता है साइलेंसर से वो बहुत ही ज़्यादा वायु को प्रदूषित करता है। तीसरी बात, रासायनिक पदार्थों के प्रयोग में वृद्धि और उनका वायुमंडल में मिश्रित होना, ये भी वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल रासायनिक प्रयोग में वृद्धि हो रही है, यानी पेट्रोल रासायनिक जो तमाम प्रकार के प्रोडक्ट हैं वो बढ़ रहे हैं। नगरों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, अत्यधिक जमाव हो रहा है, सघनता हो रही है, इस वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैस नहीं है, इस भ्रम में मत रहिएगा। जीवन में वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है बेटा कौन सी गैस, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। वनों का निरंतर विनाश हो रहा है, जिससे इसे मान लीजिए ऑक्सीजन निकलता था तो वो ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे घट रहा है। अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अवशिष्ट मतलब कि आप समझ रहे हैं मलबा जो जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। परमाणु अस्त्रों का परीक्षण हो रहा है, इससे भी तमाम एक प्रकार से वायु में तमाम गैसें और तमाम प्रकार के प्रदूषक चीज़ें चली जाती, तो इससे वायु प्रदूषण होता है। अगला है जल प्रदूषण। देखिए, जल में प्रदूषकों का इतनी अधिक मात्रा में समावेश है कि जल का सहन क्षमता से अधिक हो और प्राणी मात्र के लिए हानिकारक हो जाए, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको आप WHO कहते हैं बड़े प्यार से, जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से बाह्य पदार्थ जल में मिल जाते हैं जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, यानी जिससे जीव नष्ट होते जो जल में रहते हैं, जल में विषाक्तता आ जाती है, जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आ जाती है, जल जनित महामारियाँ तमाम सारी फैलने लगती हैं, ठीक है, तथा अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण की ही वजह से आप देखते हैं गंगा नदी में एक प्लैंकटन जो जन नाम के जीव या एक प्रकार से तमाम प्रकार के जो जीव रहते थे उनका नष्ट हो गए हैं, जिससे गंगा का पानी पहले खराब नहीं होता था, आजकल गंगा का पानी भी खराब होने लगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो जीव जंतु रहते थे वो नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसमें इतना विषैला पदार्थ या उतना ज़्यादा मलबा छोड़ दिया गया है। इसकी वजह से, इसी वजह से आप देखते गंगा एक्शन प्लान लाया गया, नमामि गंगे योजना लाई गई, जिसके द्वारा गंगा नदी के आसपास के एरिया में फैक्ट्री जो है नहीं लगा सकते आप। अमेरिकी जन स्वास्थ्य सेवा कहती है कि जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ की उपस्थिति जिसके कारण से जल विशेषताओं में कमी आती है, यानी जल की क्वालिटी में कमी आती है, जल की करैक्टरिस्टिक्स में कमी आती है, तो कमी होकर के घातक प्रभाव हो, जल की उपयोगिता में कमी आती हो, तो उसे जल प्रदूषण कहा जाएगा। तो इस तरीके से जल प्रदूषण ये होता है।
अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। मैंने आपको पिरामिड समझाया था। पारिस्थितिकी पिरामिड यानी कि इकोलॉजी जो पिरामिड होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों मतलब कि जो खाना बनाते हैं, यानी कि जो इसे जो घास फूस ये सब जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और उपभोक्ता यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, मैंने आपको समझाता, उनकी संख्या जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो उसी को पिरामिड आकृति बनती है, जिससे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना मतलब एल्टन महोदय ने 1927 में प्रस्तुत करी थी। पिरामिड आरेखों के द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न जैविक घटकों के पोषण स्तर का संबंध प्रदर्शित किए जाते हैं। इनमें उत्पादक तथा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, एक तो उत्पादक होता है, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उत्पादकों पर डिपेंड करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक, ये बात ध्यान रखेंगे। बेसिकली उत्पादकों पर प्राथमिक उपभोक्ता डिपेंड करता है, प्राथमिक उपभोक्ता पर द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक पर तृतीयक उपभोक्ता, या तृतीयक जो होता है प्राथमिक पर भी डिपेंड कर जाता है कभी कभी। तो उपभोक्ता पिरामिड के आधार पर के शीर्ष में की ओर अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। एक होते जीवों की संख्या के पिरामिड, यानी संख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक होते जैव भार के अकॉर्डिंग पिरामिड, और एक होते ऊर्जा पिरामिड, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पिरामिड बेसिकली कैसे बनता है, ये होता है पिरामिड बेटा, ठीक है, पिरामिड यानी घास फूस की संख्या आप यहाँ पर देखेंगे। ये हो गया आपका उत्पादक वर्ग, ठीक है, उत्पादक, मैं लिख दे रहा हूँ उत्पादक, ठीक है, उत्पादक। ये हो गया यहाँ पर आपकी घास आ गई, मान लेते हैं घास आ गई, ठीक है, घास आ गई। अब घास में एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ घास को, ये हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता, पिरामिड बन रहा है आपका। ये हो गया आपका यहाँ पर घास को कौन खा रहा है, मान लेते हैं कीड़ा खा रहा है घास को, क्या खा रहा है, कीड़ा घास को खा रहा है, ठीक है, कीड़ा किसको खा रहा है, घास को खा रहा है, तो कीड़ा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। अब इस कीड़े को कौन खाएगा बेटा, कीड़े को कौन खा रहा है, कीड़े को मान लेते हैं मेढक खा रहा है, तो मेढक आपका हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। अब मेढक को कौन खाएगा, मेढक को कौन खाएगा बेटा, सांप खाएगा, ये हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता। नोट डाउन कर लो, सभी लोग लिख लो इसको। ये होता है पिरामिड आपका। तो अब आपसे पूछेगा पिरामिड बना दे, ऐसे और पिरामिड आप बना सकते हैं, जैसे कि ये पिरामिड आपका कौन सा होगा, यहाँ पर हमने मान लेते हैं रख दिया क्या, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं को कौन खाएगा, बकरी खा लिया, मान लेते हैं बकरी खा ली, बकरी को कौन खा लिया, बकरी को कौन खा लिया बेटा, मनुष्य ने खा लिया, मनुष्य को बाघ ने खा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया आपका, ये भी एक पिरामिड ही है। तो ऐसे ही पिरामिड आपका बन जाता है। तो पिरामिड आप बना करके आप ऐसे तरीके से लिख देंगे, अगर समझा देंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। और मेरे हिसाब से जब पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में पूछा जाए, चाहे दीर्घोत्तरीय चाहे लघुत्तरीय चाहे लघुत्तरीय में, तो आप इसको जरूर बना दीजिएगा। नंबर ऐसे देखता है खैर एग्जामिनर से छोड़ के बहा दे नंबर झर 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 झर, तो यह सब बना दो, ठीक है। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काव कहा था चेहरा काला आवत थे गुरुदेव, रुको ठिकवाई थे, गोरहार कर दी थे, फेर लवली लगाए गई थे। होगा क्लियर, चलो आगे बढ़ा जाए। प्रश्न है संतृप्त विकास से सतत विकास क्या है। संपोषित विकास से अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों के विवेक सम्मत उपयोग से है, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य में भी संसाधनों का सुरक्षित दोहन किया जा सके, ठीक है। बर्टन रिपोर्ट में कहा गया है कि भावी पीढ़ियों की, भावी मतलब जो आने वाली पीढ़ी, उसके लिए आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता में ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति ही संपोषित विकास है। यानी जो खनिज पदार्थ हैं, जो तमाम प्रकार की चीज़ें, पर्यावरण की क्वालिटी है, उसको बनाए रखना, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जिंदा रह सके, वो भी खनिजों का दोहन कर सके। यानी इतना कोयला हम उपयोग ना कैली कि आने वाली पीढ़ी कोयलवे ना पावे। विकास इतना करें, इतना खनिजों का दोहन करें, जिससे क्या हो बेटा कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। बस खनिजों का विवेक सम्मत दोहन, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी एक प्रकार से उस खनिज का दोहन कर पाए। इतना पेट्रोल लगाए कि हम बाइक से घुमाए के ना धुआं उड़ाए को पेट्रोल खत्म कर दी कि हमारा लड़का जो है मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलावे काबिल ना रहे, पेट्रोल भी खत्म हो जाए।
कहने का मतलब ये है कि वातावरण की क्वालिटी को इतना ना डाउन कर दें हम आज कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। यानी हम विकास तो करें, लेकिन विकास का मापदंड जो हो वो पर्यावरण को एक प्रकार से ध्यान में रख करके हो। जब भी हम विकास करें, कोई फैक्ट्री स्थापित करें, ऐसे विकास जो एक प्रकार से पर्यावरण को ध्यान में रख करके किए जाते हैं, उस विकास को संतृप्त विकास कहा जाता है बेटा। यही होता है कुल मिलाकर के ग्लोबल वार्मिंग का हुआ। ग्लोबल माने होता है वैश्विक, वार्मिंग माने होता है गर्माहट, तापन। ठीक है, जब विश्व गर्माई जाए, मतलब गर्माई जाए मतलब क्या होता है, यानी विश्व जो है वो हीट हो जाए, गर्म हो जाए, वातावरण में जो एक प्रकार से तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है बेटा, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस ब्रोकर ने किया था 1970 में। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि से है, यानी कि जो तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें वृद्धि से होता है। पिछले कुछ दशकों से पृथ्वी और इसके वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी और इस तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो गैसेस होती हैं जो वातावरण को गर्म करती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन यानी CH4, N2O, ठीक है, तथा वो जो मतलब कि O3, ओजोन जिसको गैस कहते हैं, ये सब एक प्रकार से गैस जिम्मेदार है जो वातावरण को गर्म करती हैं। ये गैसें पृथ्वी के पार्थिव विकिरण के रूप में उत्सर्जित उष्मा को अनंत वायुमंडल में जाने से रोक लेती हैं। यानी कि जैसे सूर्य भगवान का किरण आई, उष्मा आई, उस उष्मा को ये लौटने नहीं देती, उनको रोक लेती हैं, और रोकने के बाद में वो इसीलिए वातावरण गर्म हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से वायुमंडल में औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। ज्ञातव्य है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सर्वप्रमुख गैस जो है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और इसी तरीके से वायुमंडल का तापमान भी बढ़ता रहेगा। अगला प्रश्न, ओजोन क्षरण क्या होता है? ओजोन माने, ओजोन एक परत है, क्षोभ मंडल के ऊपर परत स्थित है। तो क्षोभ मंडल जो है वो उसके ऊपर एक ओजोन लेयर है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, जो अगर वो किरणें आ जाएंगी तो क्या हो जाए, स्किन कैंसर हो, चमड़ा कैंसर हो जाए। ठीक है, चमड़े का कैंसर हो जाएगा, चर्म कैंसर। ओजोन क्षरण मतलब कि ओजोन का जो खात्मा हो रहा है, CFC गैस इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वर्णन सबसे पहले 1970 के दशक में आया। पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की कमी आ रही है, जिस कारण से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप मंडल में ओजोन छिद्र में की घटना जो है सामने आ रही है। यानी ओजोन में छेद हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो गया है ध्रुवों पर। ध्रुव मतलब कि जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, यानी कि जो है उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ छेद होने लगा है। ठीक है, इसका मूल कारण है ब्रोमीन, परमाणु क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन व फ्रेयान नाम की गैस। ओजोन क्षरण से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जीवों व वनस्पतियों को हानि पहुंचाती हैं। ओजोन लेयर ही हानिकारक किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस कारण से ओजोन परत संरक्षण आवश्यक होता है। एक स्वच्छता होती है जो हमसे हमारी रक्षा करती है, मतलब कि पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न, बाघ परियोजना क्या है? देखिए, बाघ एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का एक सूचक होता है। यानी जिस पारिस्थितिक तंत्र में अगर बाघ होता है तो मान लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो ठीक ठाक माना जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बाघों की पर्याप्त संख्या में उपस्थिति आवश्यक होती है, ताकि जो है इकोसिस्टम जो है वो सही तरीके से बना रहे। विलुप्त होते बाघों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ करी थी। बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघों की संरक्षण बाघों के संरक्षण के लिए प्रारंभ में 9 बाघ रिजर्व क्षेत्र बनाए गए थे। बांदीपुर, कार्बेट, कान्हा नेशनल पार्क, मानस, मेलघाट, पालामऊ, रणथंभौर, सिमलीपाल, सुंदरबन, इन सभी का एक प्रकार से जो कुल क्षेत्रफल है 16,339 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इनमें से 268 बाघ, इनमें लगभग इनमें 268 बाघ थे। इनमें 2750 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सिमलीपाल रिजर्व बैंक सबसे बड़ा रिजर्व बैंक है। सिमलीपाल जो है ये बेसिकली उड़ीसा में पड़ता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर मतलब कि तमाम बाघ हैं। बाघों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही, कमी आ रही है, और इसी कमी को एक प्रकार से कमी ना हो और ज़्यादा बाघ की प्रजाति बची रही, इसके लिए बाघ परियोजना चलाई गई सरकार के द्वारा। ठीक है, आपदा प्रबंधन। आपदा माने क्या होता है? ऐसी आपदा जो अचानक से आ जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो अचानक से आ जाती है वही आपदा कहलाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, आपदा प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए। रेड क्रॉस सोसाइटी, मतलब रेड क्रॉस और रेड क्रोसेंट सोसाइटी के अनुसार, रेड क्रॉस सोसाइटी और रेड क्रोसेंट सोसाइटी कहती है कि आपदा प्रबंधन को ऐसे संगठन तथा संसाधनों व उत्तरदायित्वों के प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा आपदा के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से सभी आपातकालीन पहलुओं
विशेष रूप से तैयारी, प्रतिक्रिया और रिकवरी जैसे कार्यों को संपन्न किया सके। कुल मिलाकर के आपदा प्रबंधन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है जिसमें प्रतिकूल घटनाओं या आपदाओं के प्रतिकृत प्रभावों या परिणामों को न्यूनतम करने का उद्देश्य होता है। यानी कि इसको एक प्रकार से देखिए, आपदा प्रबंधन के द्वारा जो आपदाएं आती हैं, जो डिजास्टर होता है, उसको मैनेजमेंट करना, यानी कि आपदा से खतरा कम हो, आपदा को मैनेज किया जाए, आपदा का प्रभाव कम किया जाए, यही आपदा प्रबंधन का मतलब होता है। ठीक है, यानी आपदा प्रबंधन आपदाओं को नष्ट नहीं करती, आपदा आने से रोकती नहीं की। जैसे कि बाढ़ आना है तो बाढ़ आएगा, ठीक है, सुनामी आने तो सुनामी को हम आपदा प्रबंधन से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हाँ, सुनामी आने से पहले हमको पता चल जाएगा भाई फलाने तारीख को सुनामी आने वाली है, तो हम आसपास के इलाकों को खाली करवा देंगे। ठीक है, ताकि जान माल का खतरा कम हो। ठीक है, यही आपदा प्रबंधन करता है, बेसिकली यही बात बताई गई है। यह एक ऐसा उपागम या उपाय होता है बेटा जो मानव प्रेरित तथा प्राकृतिक जो है प्रक्षोभ दोनों का सुभेदता से मूल्यांकन करता है। इसके साथ ही आपदा के प्रति मानव समुदाय की प्रतिक्रिया पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के साथ साथ निर्धारित आपदाओं के नियंत्रण व निवारण के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक संसाधनों के लिए रणनीति का निर्धारण करना। आपदा प्रबंधन के प्रभावी उपागम के लिए जागरूकता तथा तैयारी अभियान एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में स्थानीय जनता प्रथम अनुकर्ता यानी कि रिस्पॉन्डर होती है। जिला राज्य प्रशासन को पुलिस बल, सेना बल, अग्निशामक कर्मियों को आपदा स्थल तक पहुंचाने में कुछ समय लगता है। यदि स्थानीय व्यक्ति किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में सही मायनों में आपदा से निपटने संबंधित सावधानियों का निवारण और कार्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं तो आपदा से होने वाली जो जन धन की हानियाँ हैं वो काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि आपको एक साल पहले लगभग में एक SMS आया होगा फ़ोन में आपदाओं को लेकर के अलर्ट करने के लिए। तो जब भी आपके क्षेत्र में कोई आपदा आनी होगी तो आपके फ़ोन में वो SMS फिर से आएगा अलर्ट करने के लिए। ये एक प्रयोग किया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपका फ़ोन 2 मिनट के लिए बंद हो, मतलब कि हुआने लगा होगा, एकदम से वाइब्रेट करने लगा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हुई थी नवरात्रि के समय पिछले वर्ष। पितृपक्ष ही चल रहा था उस समय, मैं निमंत्रण खाने के लिए गया था, मेरा फ़ोन हुआने लगा भैया। अब जैसे हुआया मेरा फोनमा, हम तो डरानन की दादा ही का होएगा, फोनमा अपने आप सब चले ला, कुछ सिस्टम ना आवे, अलर्ट का ऑप्शन ऊपर आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट यही सब लिख के, हम कहे बाप रे बाप ही का होगा। पहले तो डराने के कोनो लईगा चैनल मतलब है कैलिस, फिर बाद में देखे ना, अच्छा पढ़े जब का पूरा विस्तार से, हम कहें अच्छा, हम कहें ये बात है, कहा ये बात है। तो आपदा प्रबंधन का मतलब सबसे ज़्यादा इसके जरूरी क्या है, पुलिस बाद में पहुँचे, फायर ब्रिगेड वाले बाद में पहुंचे हैं, लेकिन पहले हुआ के रहे जो मनैवन के लगा आप दवा आवे हुई। यानी आपदा से निपटने के लिए जो जागरूकता जरूरी है वो जनता में जरूरी है। ठीक है, स्थानीय लोगों में जरूरी है। आपदा के प्रकार, आपदा बेसिकली कई प्रकार की होती है, वैसे 2 प्रकार की, एक प्राकृतिक आपदा और एक कौन सी आपदा, एक प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति अचानक से आ जाए, और एक होती मानव निर्मित आपदा। तो आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आपदाएं कितनी प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के कारणों की दृष्टि से आपदा 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा या मानव निर्मित। जैसे हिमस्खलन, बाढ़, सूखा, अकाल, चक्रवात, तड़ित झंसा, खूब तेज से बारिश और पानी, आंधी पानी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनकी उत्पत्ति में प्राकृतिक कारकों की भूमिका प्रमुख रूप से होती है। औद्योगिक दुर्घटना, अग्निकांड, रेडियोधर्मी विकिरण, युद्ध, ये सब मानवकृत आपदाएं होती हैं। ठीक है, यानी औद्योगिक कोई दुर्घटना हो गई, अग्निकांड हो गया, कहीं पर आग लग गई, रेडियोधर्मी विकिरण हो गया या युद्ध हो गया, ये सब मानवकृत आपदा है। मानव प्राकृतिक आपदाओं की मार प्राचीन काल से ही झेलता आया है। वह उन्हें रोक तो नहीं सकता, किंतु आपदा प्रबंधन के द्वारा उनसे एक प्रकार से जनधन की हानि को कम जरूर कर सकता है। रेड क्रॉस तथा रेड क्रेसेंट सोसाइटी विश्व की सबसे बड़ी आपदा स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो विश्व के किसी भी भाग में आपदा आने पर बचाव व सहायता के लिए तैयार रहती है हमेशा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भूकंप से क्या आशय है? भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, सबसे पहले जाने। विश्व में प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली जो मौतों में लगभग 13% भूकंप से लोग मरते हैं प्रतिवर्ष। भूकंप मतलब पृथ्वी कांपने लगती है। प्रतिवर्ष औसत लगभग 10,000 व्यक्ति भूकंप से मरते हैं, यानी कि 10,000 व्यक्ति एक साल में भूकंप से मरते हैं। आपके यहाँ नहीं पर नहीं आता है, लेकिन अलग अलग पहाड़ी एरिया में बहुत आता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय दशाओं में परिवर्तन और विवर्तनिक कारणों से, विवर्तनिक मतलब जो पृथ्वी का जो प्लेट है, टेक्टोनिक है, इसकी वजह से कभी प्लेटें हिलती तो तमाम चीज़ें होती हैं। भूपृष्ठ के अकस्मात कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों का घातक प्रभाव हजारों वर्ग किलोमीटर तक आंका गया है। संघर्ष आबादी मतलब कि सघन आबादी वाले क्षेत्रों में इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है, जहाँ पर लोग घनी आबादी में रहते हैं। भूकंप की तीव्रता तथा परिणाम का मापन रिक्टर पैमाने से किया जाता है।
ठीक है। भारत में विगत दशकों में भूकंप, देखिए सिस्मोग्राफी एक यंत्र होता है, इसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता का जानकारी मिलती है और पैमाना होता है रिक्टर, ठीक है। तो भारत में विगत मतलब पीछे दशकों में भूकंप की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई है। लातूर, उस्मानाबाद, उत्तरकाशी और भुज के भूकंप आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जनधन हानि हुई। अब तक भूकंप मुक्त समझे जाने वाले पठारी भाग भी संवेदनशील की श्रेणी में आ गए हैं। आपको बता दूं, मेरे जीवन काल में 2 बार भूकंप आ चुका है, ठीक है। अभी भूकंप आया था, मैंने यूट्यूब पर भी डाला था, और उससे पहले भी भूकंप एक बार आया था जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा नदी को बचाने के लिए देखिए सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा सागर परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पर्यावरण को हानि बहुत ज़्यादा एक प्रकार क्षति होने वाली है। तो इसको रोकने के लिए गांधीवादी समाज सेवी बाबा आमटे ने अपने अनेक साथियों के साथ इन परियोजनाओं का नर्मदा बचाओ आंदोलन के झंडे तले विरोध किया। इन परियोजनाओं के संबंध में बांग्ला पत्रिका सानंदा ने 1991 गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चिमन भाई पटेल से साक्षात्कार लिया, यानी कि इंटरव्यू लिया। इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यह गलत धारणा है कि जल केवल धनी नगरीय लोगों के लिए है, 2/3 जल ग्रामीण लोगों के लिए है। 132 नगरों की तुलना में 7,234 गाँवों को पेयजल उपलब्ध होगा। ये बात उन्होंने कही थी उस इंटरव्यू में, ठीक। नर्मदा बचाओ आंदोलन बेसिकली जो ये इस पर परियोजनाएं चल रही थी, उसी परियोजनाओं को रोकने से था, जिससे जनधन हानि का मतलब कि जिससे जो है पर्यावरण की क्षति ना हो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सुनामी क्या है? देखिए सुनामी भी एक जो है प्राकृतिक आपदा है। समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं खूब तेज गति से, बहुत तेज आती हैं और पूरा जो द्वीपीय इलाका होता है सब डूब जाते हैं, तट इलाका पूरा सब नष्ट हो जाता है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसको हार्बर तरंगे कहते हैं जापान में। इसको जापानी मतलब सुनामी कहते हैं इसको, ठीक है, जापानी शब्द भी है। समुद्री सिस्मिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये लंबी समुद्री तरंगों की श्रृंखला या कोई अति ऊंची तरंग दैर्ध्य गहरे महासागर में आती हैं। इस तरह से दूसरे तरह तक के ये 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, मतलब कि 100 किलोमीटर प्रति सेकंड या प्रति घंटे में जा सकती हैं। इसका उत्पादन अक्सर अचानक हुए समुद्री तल के विस्थापन से होता है, जो कि किसी भूकंप के आने से, भूस्खलन होने से, समुद्री तल में अचानक से कोई विस्थापन हो गया हो, इससे ये तरंगें उत्पन्न होती हैं और लहरों की श्रृंखला को उत्पन्न करते हैं। सुनामी कहलाता है उसी को। सुनामी का केंद्र 100 मील या हजारों मील दूर किसी तटीय इलाकों से हो सकता है। पारस्परिक भौगोलिक परिस्थितियों से सुनामी पर तीव्र प्रभाव पड़ सकता है, यानी भूकंप, ज्वालामुखी, इन सभी से भी जो है सुनामियाँ उठती हैं। आगे देखते हैं, पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा दीजिए। पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा, बहुत ही फेमस प्रश्न। पर्यावरण का अभिप्राय हमारे चारों ओर या परिप्लस आवरण, यानी परिता हमारे चारों तरफ जो घेरे हुए हमको, यही पर्यावरण होता है, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर है आपका। तो पर्यावरण का अभिप्राय क्या होता है? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण से, जो हमको चौतरफा घेरे, हमसे प्रभावित होता है और हमको प्रभावित भी करता है, जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत जो हमारे समाज की मान्यताएं हैं, ढांचा है, ये सब आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नैतिकता आती है, भाषा, धर्म, परंपरा, लोकाचार, ये सब आते हैं। प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, वन, तापमान, मौसम, भूमि, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये सब हमको प्रभावित करते हैं। खनिज संपदाएं ये सब आती हैं, तो ये सब हमको प्रभावित करती है। तो पर्यावरण जो है इसमें 3 प्रकार के, एक प्रकार से जो चारों ओर हमारे तरफ है, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण से बना होता है पर्यावरण, ठीक है। अब ये हमको प्रभावित करता है। प्रकृति के विभिन्न अवयवों में प्राकृतिक रूप से स्वतः ही एक संतुलन होता है, परंतु इस जिज्ञासु और विकासोन्मुख मानव ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी गतियों के कारण से इस संतुलन को बिगाड़ करके अपने पर्यावरण को स्वयं प्रदूषित कर दिया है और अपने सामने अनेक बीमारियों और समस्याओं को खड़ा कर दिया है। यानी मनुष्य के अपनी गलतियों के द्वारा ही आज पर्यावरण जो है प्रदूषण फैल रहा है और ऐसे पर्यावरण जो है उसका बदला जरूर लेगा। पर्यावरण वह सब कुछ है जो प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण उन समस्त बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग होता है बेटा, जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। मानव जीवन बहुत सी दशाओं और प्रभावों का योग होता है, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। क्लियर?
तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं। अच्छा, इसका आपको कोर्स लेने के लिए या इसका एक प्रकार से PDF प्राप्त करने के लिए आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। 9161936062 पर आपको SMS करना है और मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए व्यवस्था कर देगी सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स की। नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम लेकर के भेज दीजिएगा। ऐसे और तमाम क्लासेस हैं, उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। चैप्टर वाइज कई क्लासेस उनकी भी PDF आपको मिल जाएगी। इस पर आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको एक प्रकार से 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर, सभी की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। जिनका पेपर हो चुका है 1 आध 2, उनके लिए भी 100 रुपीज़ ही चार्ज है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कोर्स ले लेंगे 100 रुपये खर्च करके, तो आपके लिए 4th सेमेस्टर के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप नहीं चलाते हैं तो। ठीक है, SMS कर दीजिए इस नंबर पर। चले, प्रश्न आ चुका, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित कार्य योजनाएं बताएं। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित कार्य योजनाएं कई प्रकार की हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो है उसमें राष्ट्रीय सौर मिशन आता है। दूसरा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो तमाम प्रकार के मिशन काम कर रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है पूरा का पूरा जो जलवायु है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा। अगला प्रश्न आ चुका, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी जिसको IPCC कहते हैं उसका वर्णन कीजिए। देखिए, IPCC को अंग्रेजी में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यह अक्सर सरकारी वैज्ञानिक निकाय होता है। यह संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक पैनल के रूप में काम करता है जो जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों में का ध्यान रखता है। इस संस्था को 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी जिसको आप यूनेप कहते हैं उसके द्वारा 1988 में गठित किया गया था। इस पैनल में भारत सहित 195 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना जिसका उपयोग वे जलवायु नीतियों के विकास के लिए कर सकते हैं। यानी ऐसी नीति बनाना जिससे एक प्रकार जलवायु में परिवर्तन जो हो रहा है वो कम हो सके और जलवायु स्थिर रह सके। इसके द्वारा पहली आकलन रिपोर्ट वर्ष 1990 में जारी करी गई थी। वर्ष 1995, 2001, 2007, 2025 मतलब कि 2019 कर ले, यहाँ पर 19 हो सकता है, 25 हो सकता है, 2021 और 25 में इसकी 5 अन्य रिपोर्टें भी जारी की जा चुकी हैं। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का आधार बनती हैं। IPCC स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान में संलग्न नहीं है बल्कि यह वैश्विक स्तर के वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन संबंधित सभी प्रासंगिक वैज्ञानिक अध्ययन के तार्किक निष्कर्ष के लिए एक प्रकार से बाग्र करता है। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं पे ये एक ऐसा पैनल होता है, ऐसा संगठन है या ऐसा एक प्रकार से संरचना है जो कि जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देती है, ग्रीन हाउस गैसेस पर ध्यान देती है कि उनको ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए, उन पर कंट्रोल कैसे पाया जाए जिससे वातावरण गर्म ना हो, जिससे तमाम प्रकार के संशोधन है, तमाम प्रकार के परिवर्तन जो देखने को मिल रहे हैं वो ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, मानव जनित आपदाओं के मुख्य कारण बताएं। देखिए, मानव जनित आपदाओं के कई कारण हैं। पहला कारण है संवेदनशील प्रतिष्ठानों में लापरवाही या पूर्ण अनिश्चित यानी कि जो कार्य होता है पूर्ण अनिश्चित यानी कि संवेदनशील प्रतिष्ठानों में लापरवाही या पूर्ण अनिश्चित कार्य जब करता है इससे मानव जनित आपदाएं जो होती हैं बढ़ती हैं। इसके अलावा खतरनाक रसायनों तथा हथियारों को लाने ले जाने का उपयोग करने में असावधानी बरतते हैं लोग, इसकी वजह से भी तमाम प्रकार की आपदाएं हो जाती हैं। जैसे कोई हथियार ले जा रहे हैं उससे कभी कभी विस्फोट हो गया, कुछ हो गया। इसके अलावा असाक्षरता यानी कि अगर पढ़ा लिखा नहीं तो उसके कारण से परिणामों से अनजान होने पर भी व्यक्ति एक प्रकार से ऐसे कार्य कर देते हैं। इसके अलावा जागरूकता के अभाव में पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा भूमंडलीय तापन यानी वैश्विक तापन जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए उत्तरदायी कार्यों को लोग संपादित करते हैं क्योंकि नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में अनजाने में चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा स्वार्थ व लोभ की आपूर्ति के लिए भी वनों को काटते हैं बहुत सारे लोग, इससे वातावरण गर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। अनियोजित रूप से बस्तियों का बसाना यानी कि बिना कोई सिस्टमेटिकल वे में बस्तियां बसने लगती हैं।
बड़े बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है, पर्वतीय भागों में सड़कों और भवनों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में प्रकृति नष्ट हो रही है और प्रकृति के नष्ट होने के साथ साथ क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वातावरण गर्म हो रहा है। इसके अलावा आकस्मिक लापरवाही तथा तकनीकी त्रुटि के कारण से तमाम प्रकार की रेल, सड़क और हवाई या जलयानों की तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। इसकी वजह से भी तमाम प्रकार के आपदाएं या जो है जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। घुलनशील और विस्फोटक सामग्री के निर्माण में, भंडारण में और उपयोग में असावधानी बरतने पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा विषाक्त रसायनों, तो मानव जनित आपदाएँ जो होती हैं, इन्हीं सभी कारणों से मानव जनित आपदाएँ होती हैं। ठीक है। घुलनशील व विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण और उपयोग में असावधानी बरतने पर, विषाक्त रसायनों का रिसाव या भूमिगत जल को प्रदूषित करना, ये भी एक प्रकार से मानवजनित आपदाओं के लिए जिम्मेदार है। तो इसके अलावा कार्यस्थलों पर लगने वाली आग जिससे पर्याप्त जनधन की हानि होती है, यह भी एक प्रकार से मानवजनित आपदाओं का ही एक प्रकार मतलब कि कारण होता है। यहाँ पर अगला जो आपका वीडियो है, इससे पहले कल मैंने दिया था शिक्षा शास्त्र एजुकेशन का, BA 3rd सेमेस्टर में एजुकेशन जिन बच्चों ने लिया है वो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लगभग सभी सब्जेक्ट का मैंने ये वीडियो बना रखी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और आपके लिए